स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज की इस वीडियो में यूके बोर्ड 2023 के लिए यूके बोर्ड 2023 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को कवर करेंगे, जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का है, यानी कि रसायन विज्ञान थ्योरी का मॉडल पेपर है। आज के इस वीडियो में हम पूरा मॉडल पेपर का सल्यूशन देखेंगे। आपको मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा कि मॉडल पेपर आपका किस तरीके से आने वाला है। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जो अक्सर स्टूडेंट इन बातों को नहीं समझते हैं और अक्सर मॉडल पेपर के अंदर भूल कर देते हैं, और वो अपने जो उनको पेपर मिलता है बोर्ड एग्जाम के अंदर उसमें भी वो गलती करके आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है, वो गलती नहीं आपको करनी है, अन्यथा हो सकता है आपके जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे उसका सिर्फ आधा नंबर ही मिलेगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है, उसका 2 नंबर ही मिल सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। वो कौन सी गलती है, सारा कुछ जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है। मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पेपर आता है उसमें आपको रोल नंबर डालने को आता है। क्या रोल नंबर? आपका जो भी रोल नंबर अलॉट हुआ है, आप वो रोल नंबर स्टेप बाय स्टेप इस खानों में भरेंगे। आपका जो भी रोल नंबर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न पत्र में पृष्ठों की संख्या कितनी है। आपको क्या करना है, पृष्ठों की संख्या ध्यान रखनी है। पृष्ठों की संख्या कितनी है? 8। आपको पूरा पेपर पलट के देख लेना है उसमें 8 पेज हैं या नहीं है, फिर ही आप उसको पेपर को अच्छे से क्लियर करें। सबसे पहले मैं अभी आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखिए इसमें हम बात करते हैं पेपर नंबर, पेपर कोड सब कुछ दिया गया है। ठीक है। इसके लिए आपको 70 नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, टाइम 3 हॉर्स। ठीक है। यहाँ पर दिए होते हैं कुछ निर्देश। इन निर्देशों को मैं बताता हूँ क्यों पढ़ना है। देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 30 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मान लीजिए अगर हमने क्वेश्चन पलटा, पेपर पलटा, कहीं मिसप्रिंट होने की वजह से हमारे पेपर में सिर्फ 29 क्वेश्चन ही रह गए। 29 क्वेश्चन ही, एक भी क्वेश्चन गायब है, तो आपको कितना बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा लग सकता है। और बाई चांस आपके पेपर में 31 क्वेश्चन हो गए, मिस प्रिंट की वजह से कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसान ही काम करते हैं, इंसानों से गलती होती रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर चीज़ को अच्छे से, ये जो निर्देश दिए गए, जो भी पॉइंट दिए गए, आप इनको ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि जो प्रश्न संख्या 1 होगी उससे 8 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के होंगे। और प्रश्न संख्या 9 और 18 तक के प्रश्न भी 2 अंक के होंगे। इनका जो अंक मिलेगा 2 मिलेगा। प्रश्न संख्या 19 से 27 तक के प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, और 28 और 30 का होगा जो होगा वो 5 नंबर का। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। फिर कहता है, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 1 है और 4 तक उसमें कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए, यानी कि ऐसा नहीं कह रहा आपको सभी विकल्प लिखने, वो कह रहा है आपको जो भी सही विकल्प लगता है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका, जो आपको कॉपी मिलेगी, उस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर कहता है इस प्रश्न पत्र में समग्र पर, इस जो प्रश्न पत्र है इसमें समग्र पर कोई भी विकल्प नहीं है। सारे समग्र पर कोई विकल्प नहीं, यद्यपि 2 अंक वाले प्रश्न 2 प्रश्नों में, 3 अंक वाले 3 प्रश्नों में और 5 अंक वाले सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए हो सकता है कभी कभी आपको क्या हो कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, 5 नंबर के, उनके अंदर आपको विकल्प कैसे मिलेंगे, टिप्पणी करने को आ गया या सभी के हल करने को आ गए, तो उसमें से आपको ऐसा नहीं छांट के एक ही लिखना है, उनके सभी के आपको टिप्पणियाँ करनी है। ठीक है। कभी कभी 5 नंबर क्वेश्चन में आपने पूछा होगा, देखा होगा कि वैद्युत अपघटन, विद्युत अपोहर, इलेक्ट्रोफोर्सिस, यानी कि वैद्युत इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस पर हमें सभी की टिप्पणी लिखनी होती है। ऐसा तो है नहीं उसमें से एक की लिखते हैं, ऐसा नहीं। वही कहने का मतलब इस पेपर का यहाँ पर है। ठीक है। प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपको विकल्प मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, उसमें किसी एक का ही आंसर देना है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है और में क्वेश्चन आपको 4 दे रहा है, 2 एक ऊपर दिया और में 1 दिया है, तो आपको क्या करना है, उसमें से किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना है। ठीक है। यदि आवश्यक हो तो लॉन्ग सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर के उपयोगी की अनुमति नहीं है, यानी कि कैलकुलेटर का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मान्य नहीं होती। ठीक है। तो आई होप आपको
अच्छे से निर्देश समझ में। अब हम पूरा पेपर का सल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड है, यानी कि आपको दूध दिया गया है, गोंद दिया गया है और आपको रक्त दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा है जो द्रव स्नेही कोलाइड है। अगर हम द्रव स्नेही कोलाइड की बात करते हैं तो हमारा इसमें सही विकल्प होगा गोंद, और अगर ये गोंद बाई चांस आपको ना मिले तो और क्या हो सकते हैं, आपको एक मिल सकता है स्टार्च, क्या स्टूडेंट मिल सकता है, स्टार्च आपको मिल सकता है, या आपको प्रोटीन मिल सकता है, क्या प्रोटीन। ये जो तीनों हैं, गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन, ये कैसे हैं, द्रव स्नेही कोलाइड है, बात को आपको ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको एक नंबर पे किया जाएगा, मान लीजिए दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है, किसके विरचन, प्राथमिक एमीन के विरचन के लिए, द्वितीयक एमीन के, या तृतीयक एमीन के, या सभी एमीनों के। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला है, स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज होता है, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट यही विकल्प मार देते हैं। चलो हम आप लोगों का भी टेस्ट ले लेंगे। देखिए इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, प्राथमिक एमीन के प्रयोग के लिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग उनके विरचन के लिए किया जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्पिरिन है एक, एस्पिरिन एक क्या है, ज्वलननाशी है, ज्वरनाशी है, प्रतिजैविक है, प्रतिरोधी है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो एस्पिरिन है वो क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना, ये आपको मैं दे रहा हूँ HW के अंदर, और सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CO का CO और CO का होल 4 बड़ा ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपने पहले कई बार आपको लिखना और निकालना सभी कुछ बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +1 +3 -1 या -3। अगर हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो वो होती है -1, ठीक है, इसके अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या, -1। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ईथर जल में अविलेय क्यों होते हैं। जो ईथर होते हैं वो जल में जो आते हैं अविलेय क्यों होते हैं। देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, आपको कोई बड़ा आंसर नहीं लिखना है, आपको 1 नंबर मिलेगा। आप हो सके तो 5 से 10 वर्डों के अंदर इसका आंसर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसा में विलय 2 विटामिन्स के नाम लिखिए। देखिए बसा में विलय होने वाले विटामिन के नाम, देखिए एक तो होती है बसा में घुलनशील विटामिन और एक होती है जल में। तो आज मैं इन दोनों की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए बसा में के आप याद रखेंगे, बस में घुसे कौन, ए घुसे, डी घुसे, ई घुसे और के घुसे। बस में घुसे ADEK, ये आप एक तरीके से नाम मान लीजिए, कोई ADEK एक नाम है, बस में घुस गए तो इसमें बस में क्या होगा, ये बसा हो जाएगा, बस फॉर बसा, और बसा में घुसे मतलब घुलनशील, और विटामिन कौन है, ए है, डी है, ई है, के है। तो आप इनमें से कोई 2 लिख देंगे, कोई भी 2 लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आप आंसर तो आपको पता ही हो गया। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम लिखिए, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम लिखना है, आपको एक लाइन में अंतर देना है। फार्मेलिन क्या होता है, फार्मेलिन के बारे में और इसका उपयोग लिखना है। उपसा संयोजन संख्या क्या है, अर्थ है, उपसा संयोजन संख्या का क्या अर्थ है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ना होकर 9 का ही खा खंड है। का खंड हमने पहले देखा, अब देखते हैं खा खंड। निम्नलिखित परमाणुओं की उपसा संयोजन संख्या क्या होती है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना, घनीय निबिड़ संकुलन संरचना, इनमें क्या होगी, उपसा संयोजन संख्या क्या होती है, ठीक है। इन सभी के बारे में मैं अच्छे से वीडियो आपको एक लेकर आऊँगा, उसमें मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक में कीजिए। कौन है, SiC है, HCl है, NaCl है, Fe है, ठीक है। इन सभी का आपको वर्गीकरण करना है। फिर है ताप सुघट्ट और ताप दृढ़ बहुलकों को प्रत्येक के एक एक उदाहरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आपको इनके उदाहरण के साथ परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नलिखित को समझाइए। किसको, मोललता को समझाना है, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन यानी कि ppm में क्या होती है, सांद्रता नापी जाती है, पार्ट पर मिलियन। देखिए मोलरता क्या होता है, किसी 1 लीटर बिलियन में विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है, जिसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, W/E × V।
इस पर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल भी देखे हैं और मैं आपको आज भी न्यूमेरिकल कुछ बताने वाला हूं। आज के बाद आपको शाम को या सुबह आपको भाई लगभग 10 बजे रात तक आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं लगभग कम से कम 10 या 5 से 10 न्यूमेरिकल आपको मैं बताऊंगा। उनमें से आपको एक अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल को समझाऊंगा। उसमें न्यूमेरिकल का मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 5 न्यूमेरिकल, उससे 62 पर मैं आपको कम से कम 50 न्यूमेरिकल भी बता सकता हूं। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप चाहें तो इसको करें इसको या ना चाहें तो आप अथवा में यानी कि और में दिया गया है। और में आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। फैराडे के विद्युत अपघट्य नियम को समझाइए। ये नियम भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का और का दिया गया है, विद्युत वाहक बल EMF तथा विभवांतर में अंतर क्या है। EMF और विभवांतर में क्या अंतर। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, उपसा संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट करना। देखिए अंतर स्पष्ट करना है, मैं आज आपको एक अंतर का वीडियो लेकर आने वाला हूं। ये वीडियो आपको कल सुबह मिलेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अंतर लिखने होते हैं और मैं आपको लगभग 5 से 6 अंतर आपको लिखा दूंगा। उनमें से अंतर आपको लगभग फंस ही जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे निम्नलिखित जो परिवर्तन दिए गए हैं कैसे संपन्न किया जा सकते हैं। कैसे, क्लोरोबेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल। देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक क्लोरोबेंजीन से DDT समझा देता हूँ, आपको कैसे क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है। देखिए आपको बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन से DDT क्या करना पड़ेगा। देखिए क्लोरोबेंजीन की आपको बना लेनी है रिंग। ये तो हो गई हमारी क्लोरोबेंजीन की रिंग। फिर इस पर हमें क्रिया करा देनी CCl3CHO की, इसको हम कहते हैं क्लोरल। इसकी क्रिया कराने के बाद आपको 4 इस तरीके से डंडे खींच लेने हैं। इनको आपको इस तरीके से देखते जाइए, इस तरीके से आपको मिला देना इस तरीके से, और बीच में आप गोला कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे Cl, यहाँ पर भी लिखेंगे Cl, और इनसे दोनों को एक एरो खींचकर इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना CCl3CH। इसका जो O है वो रिफ्लेस कर देना है, O रिफ्लेस हो जाएगा। और देखिए यहाँ का O निकला, O हो गया, और देखिए यहाँ से एक एक हाइड्रोजन भी रिफ्लेस हो रहा है तो H2 हो गया, यानी कि ये जो हमारा है गंगा जल के रूप में निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिंग कितनी है, 2 हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से बैलेंस कर देंगे, Cl भी बैलेंस, और ये है हमारी DDT। क्लोरोबेंजीन A है, क्लोरल A है, क्लोरल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन पर क्लोरल की क्रिया कराते हैं तो बनता है DDT। जो दूसरी रिएक्शन है वो थोड़ी लंबी रिएक्शन हो जाएगी, तो उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से होती है। देखिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, और क्षार का मतलब होता है, आप ले लीजिए क्या, आयोडीन। आयोडीन भी एक क्षार है, सॉरी क्षार की उपस्थिति में, आयोडीन के, हाँ आयोडीन क्षार की उपस्थिति में। अब मान लीजिए अब हमें क्षार क्या लेना है, क्षार को हम ले लेंगे क्या, कि NaOH हम इसको क्षार ले लेंगे और इससे एक रिएक्शन करा देंगे। जो रिएक्शन बनेगी हम उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्शन को नहीं समझा सकता, मैं इन सभी के बारे में एक टॉपिक वीडियो बना चुका हूं और मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, उनमें इन सभी रिएक्शन को हम मैनेज करेंगे, ठीक है। क्लोरोफार्म की क्रिया, क्लोरोफार्म को फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है, जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। साबुन तथा सिस्टिक अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करना है। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, CR के लिखने हैं, Fe के लिखने हैं। भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण की तुलना करना है। आप इसको चाहें तो इसको करें, अन्यथा आपको अथवा में दिया गया, क्या दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। देखिए जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ऐसा नहीं किसी एक की टिप्पणी कर देना, इन सभी की टिप्पणी करना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। पेप्टीकरण हो गया, अपोहन हो गया, हार्डी-सुलजे का नियम हो गया। हार्डी-सुलजे का नियम, अपोहन या पेप्टीकरण, हमने तीनों को आपको अच्छे से पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें, अयस्क और खनिज में, गलक और धातुमल में, प्रगलन और भर्जन में। प्रगलन और भर्जन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसी का अथवा वाला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट इसी का जो अथवा में दिया गया वो कुछ इस प्रकार से दिया गया। देखिए आप इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मैंने आपको पढ़ाया था एक मोनोसैकेराइड है, तो ग्लूकोज को तो मैंने इसमें मिला दिया,
ठीक है। अब हम बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड। क्या है स्टूडेंट? डाइसैकेराइड है। और स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इतना तो मैंने आपको सिर्फ ये तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही मिल गए तीनों। अब हम बात करते हैं विकृतीकरण। विकृतीकरण क्या होता है? प्रोटीन का जैविक सक्रियता नष्ट होना। प्रोटीन की जैविक सक्रियता होती थी नष्ट। एटीपी। अब बात आती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण अपमार्जक। एटीपी के रूप में हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सरल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको 3 ही नंबर मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ लेना। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, और वो कैसे बन रहा है आप समझिए। देखिए, कभी कभी ग्लूकोज देता है, कैसा है? मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है आपको वहाँ पर। और आपको इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट, आप ध्यान रखें। निम्न अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ये भी मैंने पढ़ाई। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड हमने नहीं पढ़ाई है आपको, और कार्बिलेमीन अभिक्रिया हमने पढ़ाई है, और बहुत सी नेम रिएक्शंस पढ़ाई हैं। तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां पर जाकर कार्बिलेमीन अभिक्रिया पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आता है, संक्रमण तथा अंतरा संक्रमण तत्वों की तुलना कीजिए। नेक्स्ट है, ये आपको दिया गया न्यूमेरिकल। आप इस न्यूमेरिकल को करना चाहें तो करें, अन्यथा आप नहीं कर सकना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हेनरी का नियम, और इसमें का खंड में लिखेंगे हेनरी का नियम, और फिर आपको एक खा खंड में लिखना है मोल अंश और मोलरता की परिभाषा। मोलरिटी एंड मोलंस की। ठीक है, मोलंस की और मोलरता की लिखना है परिभाषा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, हाइड्रोजन परिवार के गुणों में निम्न के संबंध में क्रमिक परिवर्तन समझाइए। यानी कि जो हाइड्रोजन परिवार होता है उनमें जो गुण होते हैं उनमें निम्न संबंध में क्रमिक परिवर्तन आपको समझाना है। आयनन ऊर्जा के बारे में, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। ठीक है, आपको टोटल समझाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किण्वन क्या है? शरीर से डाई एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं? किण्वन क्या है? और सीरे यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीर पढ़ लिया, सॉरी। ठीक है, सीरे से हम क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी कि आप दारू किस प्रकार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, का खंड दिया गया कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम हो गया। फिर ठीक है, फिर आप इसको इसी के अंदर आप क्या करेंगे? एक लिखेंगे निम्न पर टिप्पणी, और इसके लिए आपको 2 नंबर, कोलराउस का नियम के लिए सिर्फ 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रबल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। प्रबल वैद्युत अपघट्ट के बारे में बताना है और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस पर जितनी बार स्टार लगा लेंगे उतना कम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की संघट्ट सिद्धांत लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत लिखना है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके लिए एक अथवा में क्वेश्चन दिया गया, आप इसको करना चाहें, अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? स्थिर आयतन पर आपको एक अभिक्रिया दी गई, ए दी गई है, इसको आपको हल करना है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे की। नेक्स्ट क्या है? इसमें दिया गया हमें काखंड। अब हम बात करते हैं खाखंड की। खाखंड में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 99% में पूर्ण होने में 99% पूर्ण होने में 90% पूर्ण होने में लगे समय की 2 गुनी होती है। यानी कि जो 99% अभिक्रिया पूर्ण होती है, वो जो 90% अभिक्रिया पूर्ण होती है, उससे कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। तो यहाँ पर आपको पहले तो वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा, किसका? 90% का, फिर आपको इसका समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 गुना समय निकालना पड़ेगा। शीर्ष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप इनको चाहे तो कर सकते हैं अथवा इन्हें आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है? सचित्र वर्णन आपको करना है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। फास्फोरस के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम एवं सूत्र बताना है। फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल हैं उनका आपको नाम और सूत्र बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये 2 आपको न्यूमेरिकल दिया गया, आपको इसको हल करना है। इसी का खा खंड में हमें देखिए क्या दिया गया है। खा खंड में दिया गया IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। आपको इनके सभी के क्या करना है? IUPAC पद्धति में नाम लिखना है, जो कि मैंने आपको समझाया हुआ है, और इस पर मैं आपको स्पेशल वीडियो भी दूंगा जिसमें मैं आपको बहुत से IUPAC नाम भी बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचने में मुझे आसानी हो सके। तो आज की इस वीडियो में
हम लोगों ने देखा पूरा पेपर का सलूशन, कैसे पेपर आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको जो भी बताया, जिस टॉपिक पर वीडियो बताता हूँ, वो सभी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।